नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर यानी कल होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे और उससे पहले आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में धर्म ध्वज की कैसी तैयारियां चल रही हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे। सीएम योगी आज खुद इस बात का जायजा भी लेने वाले हैं। कल पीएम मोदी सुबह 11 बजे आसपास वहां पर राम मंदिर पहुंच जाएंगे परिसर में। यहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे, वहां की परंपराओं के मुताबिक पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और फिर विशेष आरती में शामिल होंगे। इसके बाद 11:58 से लेकर 12:30 बजे के बीच जो शुभ मुहूर्त है, इस बीच वो राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री व्रत रखेंगे और कोई भी आहार, यहां तक कि फल भी नहीं लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय वो 11 दिन व्रत में थे। अयोध्या में माहौल पूरी तरह से राममय हो चुका है। लगातार राम भक्तों का मंदिर आने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी ओर ध्वज समारोह की तैयारियां भी लगभग अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। पच्चीस नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उससे पहले अब देख सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, वो बाकायदा दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुजुर्ग हैं लेकिन रामलला के प्रति उनकी आस्था पूरी तरीके से कायम है। हम बात करते हैं लोगों से भी। दर्शन करने जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? जय श्री राम जी। जय श्री राम की दर्शन करने जा रहे हैं। आज दर्शन करने जा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, दर्शन रामलला के। हाँ, रामलला के। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हुए हैं, पटना से। पटना से आए हैं, ये बेंगलोर से आए हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। राम, जय जय श्री राम। दर्शन कराने लाए हैं। दर्शन करने का आया। मम्मी को मम्मी दर्शन के कराने लाए हैं। दर्शन तो ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह, रामलला के प्रति आस्था पूरी तरीके से कायम है। और ये बुजुर्गों में आप देख सकते हैं, ये बाकायदा रामलला के द्वार पर पहुंचे हैं। आज रामलला के दर्शन करेंगे और हर उम्र के लोग हैं। खासकर ये जो पंक्ति है, बुजुर्ग हैं, इसमें दिव्यांग हैं, महिलाएं बुजुर्ग हैं, तमाम बुजुर्ग पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से आए हैं और इनको बाकायदा ये रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर अयोध्या पहुंचे हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। कल पीएम मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, लिहाजा रामनगरी में प्रधानमंत्री का रोड शो भी होना है। रामपथ को 8 जोन में बांट दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा 25 नवंबर को और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से बाकायदा जो ये तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा रिहर्सल जारी है यहाँ पर। और ये जो रूट है, साकेत महाविद्यालय से जो रामपथ का पूरा रूट है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और सुरक्षा के लिहाज से 8 जोन में इस 1 किलोमीटर के क्षेत्र को बांट दिया गया है। हर तरफ पुलिस है, बैरिकेड है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से बाकायदा रिहर्सल जारी, तमाम अफसरों का आना जाना जारी है और देखा जा रहा है व्यवस्थाओं को और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चाक चौबंद करने के लिए। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। भारत की समुद्री सुरक्षा की रीढ़ अब और भी मजबूत हो गई है क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ एक नया घातक सबमरीन हंटर आईएनएस माहे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना, तेज, फुर्तीला और आधुनिक हथियारों से लैस। आज हम आपको आईएनएस माहे के अंदर ले चलेंगे और इसका हर एक टेक, हर हथियार और इसकी हर खासियत दिखाएंगे जो इसे भारत का नया तटीय रक्षा कवच बनाती है। भारतीय नौसेना ने अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को नई ताकत देते हुए आईएनएस माहे को बेड़े में शामिल किया है। मेक इन इंडिया के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बना ये ASW SWC क्लास का पहला जहाज है। इसकी खासियत ये है कि इसमें इस्तेमाल हुआ 80% से ज्यादा सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है। उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और यही इसे भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल तटीय रक्षक बनाता है। हमारे पास सेंसर्स हमें दी गई है, वो बहुत कैपेबल है एंड हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये इंडिजिनाइज्ड वेपन्स हैं एंड सेंसर्स हैं, जिसके कारण जो हमारा कैपेबिलिटी है बहुत हाई है एंड हमारा सेंसर्स का कैपेबिलिटी बहुत हाई है, जिसके कारण हम जो भी अंडर वाटर कंपोनेंट है, जो भी हमारे पास आ रहे हैं, उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। आईएनएस माहे की असली ताकत उसकी डिजाइन है। करीब 78 मीटर लंबाई, 11 मीटर से ज्यादा चौड़ाई और 896 से 1100 टन तक के विस्थापन वाला ये पोत समुद्र में असाधारण तेजी, संतुलन और स्थिरता देता है। इसका 2.7 मीटर ड्राफ्ट इसे उथले समुद्र में ऑपरेशन का मास्टर बनाता है। वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम इसे 25 नॉट यानी लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है। आईएनएस माहे 78 मीटर लंबा है, 1100 टन का ये वजन वाला जहाज है। तकरीबन 80 क्रू मेंबर इसमें एक साथ बैठकर बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं और इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 25 नॉट यानी कि अगर आम भाषा में बोलना चाहें तो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जहाज समंदर में चल सकता है। सबमरीन हंटर एक स्पेसिफिक जहाज होता है जो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के सबमरीन को खोजता है और उसे मार गिराता है। आईएनएस माहे की असली आंख और कान है इसका अत्याधुनिक सोनार सिस्टम। डीआरडीओ का अभय हुल माउंटेड सोनार जो पानी के भीतर छिपी सबसे हल्की हलचल भी पकड़ लेता है। उथले समुद्री इलाकों में आमतौर पर सोनार सिस्टम कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं ये अपनी सटीक पहचान क्षमता साबित करता है। सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जहाज का ये हिस्सा है जहां पर सारे टॉर्पीडोज रखे जाते हैं और इसी जगह से ये टॉर्पीडोज फायर किए जाते हैं। देखिए इस तरीके के टॉर्पीडोज के ट्यूब होते हैं जो दुश्मन की सबमरीन अगर पानी के अंदर होती है और उसे भाप लिया जाता है कि दुश्मन की सबमरीन इस जहाज के आसपास है, तो उस सबमरीन को नष्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसको हम टॉर्पीडो डेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे टॉर्पीडो का लोडिंग और इन ट्यूब्स को हम लोड करके रखते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि यहीं पर ही मेन असला बारूद हमारे यहाँ पर रहता है। आईएनएस माहे का सबसे घातक हथियार है IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर।
12 बैरल वाला ये सिस्टम दुश्मन पनडुब्बी की अनुमानित लोकेशन पर गहरे पानी में रॉकेट दागता है और पानी के भीतर होने वाला विस्फोट सबमरीन को बेजान करने की ताकत रखता है। कितनी टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं और कितनी मतलब कैपेसिटी, कितनी बार एक साथ आप कितने टॉर्पेडो फायर कर सकते हैं? जो हमें आप देख रहे हैं कि इन ट्यूब्स को इंडिजिनियसली बिल्ड किया है महिंद्रा डिफेंस ने, और इन ट्यूब का नाम है ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स, जो कि एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड शिप में लगे हुए हैं। इससे हम एक बारी में सारे 3 के 3 और दोनों साइड से हम इन पर अगर दुश्मन की सबमरीन हो तो उस पर हम वार कर सकते हैं। सर, इन टॉर्पेडोज की रेंज कितनी होती होगी? जो ये टॉर्पेडोज बनाए हैं ये बहुत ही लाइट वेट टॉर्पेडोज हैं, जो इसकी पहली खूबसूरत बात है। और दूसरी चीज़ जो है, ये शैलो वाटर और डीप वाटर दोनों के लिए बनाए गए हैं। इसके मोड चेंज करके हम किसी भी शैलो वाटर में या हम डीप वाटर में इसको फायर कर सकते हैं। आईएनएस माहे के दोनों ओर लगे ट्रिपल ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर्स कुल 6 टॉर्पीडो दागने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा ये जहाज समुद्र में माइन भी बिछा सकता है। टॉर्पीडोज को बाहर इस जगह पर ये देखिए पूरा एरिया कवर अप किया गया है, ताकि जो दुश्मन के जहाज होते हैं या फिर जो उससे भाप नहीं पाए कि इस एरिया में भी टॉर्पीडो ट्यूब्स रखे गए हैं। इस तरीके के ट्यूब्स होते हैं, अगर मैं अपने कैमरे राजेश को बोलूं, आपको साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये दोनों जहाज के हिस्से में इस तरीके के टॉर्पीडो ट्यूब्स को रखा जाता है। जब भी आईएनएस माहे को पता चलता है कि दुश्मन के सबमरीन या फिर दुश्मन के जहाज आसपास है, तो इसी जगह से, ये जो ओपन पार्ट देख रहे हैं, उसी जगह से टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है, ताकि जो दुश्मन के सबमरीन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आईएनएस माहे पर कुल 57 सदस्य तैनात रहते हैं, 7 अधिकारी और 50 नाविक, यानी हर वक्त एक पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार टीम समुद्र की निगरानी संभालती है। आईएनएस माहे 1800 नॉटिकल मील तक की दूरी बिना रुके तय कर सकता है। यही वजह है कि ये लंबे तटीय गश्ती मिशनों में बेहद प्रभावी और भरोसेमंद साबित होता है। आईएनएस माहे का नाम मालाबार तट के ऐतिहासिक शहर माहे के नाम पर रखा गया है। आईएनएस माहे सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और तटीय सुरक्षा का नया प्रहरी है। आने वाले वर्षों में ये युद्धपोत भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा में एक मजबूत और निर्णायक भूमिका निभाएगा। से आ रही है, जहां पर नहरों की सफाई की मांग पर किसानों ने प्रदर्शन कर डाला। कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क जाम कर ट्रैक्टर लगा दिए गए। नहर साफ न होने से बांध का पानी मिल नहीं पा रहा है। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। सिंचाई विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है। बकायदा जाम कर दिया गया है रास्ता। ट्रैक्टर लगाकर सड़क जाम करके कलेक्ट्रेट के बाहर बैठ गए हैं किसान धरने पर। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, वजह क्या, नहर साफ क्यों नहीं हो पा रही? जी, पिछले इस वर्ष अच्छी बारिश के बाद पाली जिले के अधिकांश बांध लबालब हो गए थे, जिसके बाद किसानों में काफी खुशी का माहौल था। लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते नहरों की सफाई नहीं की गई थी, और उसी की वजह से जब अब रबी की फसल बो दी गई है और उसके बाद रबी की फसल को पानी चाहिए, लेकिन नहरों की सफाई की वजह से, सफाई नहीं होने की वजह से अंतिम तो छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिसको लेकर किसानों ने कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों, जिला प्रशासन को निवेदन किया था, ज्ञापन दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब फसलें जब जलने लगी तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, और आज रोहट कस्बे के डाबर गांव से ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगाते हुए वाहन रैली के साथ आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, और कलेक्ट्रेट पर जब जिला कलेक्टर उनको नहीं मिले तो उन्होंने ट्रैक्टरों को कलेक्ट्रेट के बाहर जो रास्ते जा रहे हैं दोनों तरफ उन ट्रैक्टरों का अभी शाम क्या स्थिति बनी हुई है? क्या रास्ता जाम है? कितना लंबा जाम दिख रहा है? बिल्कुल पूरा रास्ता जाम है। के बाद सड़क पर बैठे हैं, जो ट्रैक्टर है वो सड़कों पर आड़े तिरछे खड़े कर दिए गए हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही। जी, यानी शाम को मिलाकर आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं किसान। आगे क्या रणनीति है प्रशासन की? कोई अधिकारी दिख रहा है समझाइश के लिए? जी, अभी तक जो है, जो पुलिस के आला अधिकारी है, 3 थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। सीओ सिटी मदन सिंह है जो मौके पर मौजूद है, वो किसानों से समझाइश कर रहे हैं और वो लगातार किसानों से वार्ता की भी बात कर रहे हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है लंबे समय से हमें इसी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, जब हम ज्ञापन दे के वापस गांव चले जाते हैं उसके बावजूद किसी प्रकार के समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन इस बार जब तक समस्या के समाधान का हमें
अच्छी तरह से निर्णय नहीं दिया जाता, समाधान नहीं किया जाता, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी श्याम, आप बता रहे कि ट्रैक्टर को आड़े टेढ़ा करके यहाँ पर पूरी तरह से जाम लगा दिया गया है, तो जाहिर तौर पर आम लोगों को भी आने जाने में दिक्कतें हो रही होंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने ट्रैक्टर आड़े पीछे खड़े कर दिए, जो कलेक्ट्रेट का मेन मुख्य द्वार है उसके सामने किसान खुद बैठ गए और दोनों तरफ से जो वो रास्ते आने जाने के रास्ते हैं वहां पर इन्होंने आड़े पीछे ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं। पुलिस इनसे समझाइश कर रही है कि रास्ते को न रोककर वार्ता के दौर और प्रशासन से वार्ता करे, उनकी अपनी मांगे हैं जो उन्हें उचित तौर से बताएं और रास्ता खोल दे। चलिए देखना होगा कि कब तक समझाइश होगी, क्या मांगों पर विचार होगा, आगे क्या किसान रणनीति अपनाते, नजर बनाए रखिएगा। श्याम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ देश और दुनिया में अभी के लिए इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं महारो राजस्थान।